नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात भारत के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान की, जिसने फिर भारत के आंतरिक मामले में दखल देते हुए यूएन का दरवाजा खटखटाया है। फिर बात करेंगे लाउडस्पीकर के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे की, क्योंकि अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सीधे ऐलान किया है कि 3 मई को पूरे महाराष्ट्र के मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर उनकी पार्टी आरती करेगी। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे हिंसा के चक्रव्यूह में फंसे शरद पवार की, जिन्होंने बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों पर दिल्ली में हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लगाए हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे महंगाई के चक्रव्यूह में फंसे श्रीलंका की, जहां पेट्रोल के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात अपनी नापाक हरकतों से बाज ना आने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि पिछले दिनों भारत में रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की खबरें सामने आई, तो पाकिस्तान से रहा नहीं गया और पाक ने इन घटनाओं पर फिर अपना रिस्पॉन्स दे दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हुई हिंसा और उन्हें निशाना बनाकर हुए हमलों की निंदा की गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में छिड़ी हिंसा का जिक्र किया गया है। इसके अलावा इसमें दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया। साथ ही कहा गया कि भारत में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 2020 की हिंसा का उद्देश्य मुसलमानों को बेदखल करना और अमानवीय व्यवहार करना था। पाकिस्तान ने मुसलमानों के लिए हमदर्दी दिखाने का ढोंग फिर शुरू कर दिया है और मामले में यूएन का दरवाजा खटखटाया है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय संगठनों से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों के खिलाफ मानवाधिकारों के घोर और व्यापक उल्लंघन के लिए भारत को जवाबदेह ठहराए जाने की गुजारिश भी की है। पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी भारत के आंतरिक मुद्दे में दखल दिया है। पाकिस्तान ने अब अपनी इस हरकत को अंजाम इसीलिए दिया है क्योंकि उसका काला चिट्ठा सामने आ गया है और इससे पीएफआई के दंगाइयों को भी अब पाकिस्तान का साथ मिल गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से गृह मंत्रालय को जहांगीरपुरी हिंसा की पहली रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि दिल्ली को दहलाने के लिए साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई और जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें भी ढूंढ कर निकाला गया है। दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पाकिस्तान का भी सारा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2020 में जिस तरह से शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, उस वक्त जो दंगे भड़काए गए थे, उस समय जांच के बाद यह सामने आया था कि 500 फेक अकाउंट्स ट्विटर पर बनाए गए थे, जिन्हें लाहौर और कराची से ऑपरेट किया जा रहा था और शाहीन बाग के समर्थन में पाकिस्तान के फेक अकाउंट्स को चलाया जा रहा था। ऐसे ही जब किसान आंदोलन हुआ तो यही अकाउंट्स खालिस्तानियों के नाम पर कन्वर्ट कर दिए गए। अकाउंट के नाम सिखों के नाम पर रखे गए, उन पर फोटोज भी सिखों के लगा दिए गए और इसी तरह से इन लोगों ने अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो इन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन का नया तमाशा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब यहां पर शाह का बुलडोजर चल रहा है, जिससे बचने के लिए पाकिस्तान मुसलमानों के लिए हमदर्दी का नया ढोंग शुरू कर चुका है। भारत ने दंगों में पाकिस्तान की कुंडली खंगाल ली और लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की रातों की नींद ही उड़ाकर रख दी, क्योंकि अब अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच राज ठाकरे ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के अपने स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे। यह आरती लाउडस्पीकर से की जाएगी। इसके अलावा राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक भी की है, जिसमें मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई के अल्टीमेटम, औरंगाबाद में 1 मई को पार्टी की बैठक और जून में अयोध्या यात्रा के मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई है। राज ठाकरे के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि लाउडस्पीकर का मुद्दा अब उनके लिए गले की फांस बन चुका है, जो ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार अपने वोट बैंक को सेफ रखने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं,
लेकिन राज ठाकरे आए दिन कोई नई घोषणा कर देते हैं। इस बार राज ठाकरे के ऐलान से तो उद्धव की पुलिस ने भी बैठक बुला ली है। महाराष्ट्र के डीजीपी ने सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर सभी पुलिस आयुक्तों, आईजी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है कि उद्धव सरकार ने अजान से 15 मिनट पहले और बाद तक, इसके साथ ही 100 मीटर के दायरे तक में लाउडस्पीकर बजाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फिर राज ठाकरे आरती कैसे करेंगे? अगर उद्धव ठाकरे के इस फरमान के बाद भी राज ठाकरे लाउडस्पीकर पर आरती करेंगे तो महाराष्ट्र में 3 मई को बवाल होना तय है, क्योंकि राज ठाकरे अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर आरती बजाएंगे, जिससे उद्धव की पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी और एक्शन लिया तो एमएनएस के कार्यकर्ता जेल जाएंगे, जिससे राज ठाकरे को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में अब 3 मई को ईद भी है और अक्षय तृतीया भी, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले 3 मई को क्या बड़ा बवाल मचने वाला है। अब राज ठाकरे ने तो उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी, लेकिन शरद पवार भी पीछे नहीं रहे और जहांगीरपुरी हिंसा में दिल्ली पुलिस के सभी खुलासों को दरकिनार करते हुए शरद पवार ने इस हिंसा में बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों का ही हाथ बता दिया। दरअसल शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम के तहत कर्नाटक दौरे पर हैं। यहां उन्होंने एंटी बीजेपी अलायंस बनाने के साफ संकेत दिए हैं। यही वजह है कि बीजेपी शासित प्रदेश कर्नाटक में एंट्री करके उन्होंने अपने मुहिम की शुरुआत कर दी है। इस दौरे में उन्होंने जमकर बीजेपी पर प्रहार किए। उन्होंने कहा, रामनवमी के दौरान हिंसा भड़काने की घटना पहले कभी मैंने नहीं सुनी। इसके पीछे बीजेपी और उससे जुड़े कुछ संगठन हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार में है। अब शरद पवार ने तो सीधे ही जहांगीरपुरी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक जो भी खुलासे मामले में किए वो सब झूठ हैं। जो वीडियो मामले में सामने आए, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जानबूझकर हिंसा को अंजाम दिया गया, वो भी झूठे हैं। इसके अलावा जो आरोपी अब तक पकड़े गए वो भी बेकसूर है। सवाल शरद पवार से किया जाना चाहिए कि बीजेपी का हाथ अगर इस हिंसा को भड़काने में है तो क्या जिन लोगों ने हिंसा भड़काई वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे, या फिर जो मौलाना हिंसा के दौरान पत्थरबाजी कर रहे थे वो भी बीजेपी के साथ शामिल थे? इस तरह की बातें वो शरद पवार कर रहे हैं जो खुद के राज्य में लाउडस्पीकर के मुद्दे को संभाल नहीं पा रहे और उस मुद्दे के चलते राज्य में दंगों की स्थिति बनती जा रही है। हिंसा की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपे जाने के बाद भी शरद पवार ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सिर पर है और मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी और शरद पवार मिलकर अलायंस की तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो कर्नाटक पहुंचे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। ऐसे में शरद पवार के इस बयान के मायने सिर्फ इतने हैं कि देश में जो माहौल भड़का है उसमें थोड़ा और घी डाला जाए और बीजेपी को बदनाम कर चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। इधर शरद पवार ने वोट बटोरने के लिए बयान दे दिया तो उधर श्रीलंका में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी, क्योंकि आर्थिक रूप से कंगाल श्रीलंका में गाड़ी चलाना बेहद महंगा हो गया है। वहां की सरकारी तेल कंपनी सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 92 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 84 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है, जिससे वहां प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 338 रुपए हो गई है। इससे पहले लंका आईओसी ने भी 18 अप्रैल को पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस 84 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी के साथ ही अब सीपीसी के पेट्रोल की कीमत भी बढ़कर लंका आईओसी के बराबर हो गई। सीपीसी 1 महीने में 2 बार दाम बढ़ा चुकी है। दरअसल श्रीलंका के बाजार में लंका आईओसी की हिस्सेदारी 1/3 है, बाकी 2/3 बाजार पर सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कब्जा है। बताया जाता है कि उसके अधिकांश पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल नहीं है। कंपनी ने पिछले हफ्ते पेट्रोल डीजल खरीदने की सीमा तक तय कर दी थी। लंका आईओसी ने 3 हफ्ते पहले भी पेट्रोल डीजल की कीमत में 20% बढ़ोतरी की थी। कंपनी का कहना है कि लोकल करेंसी में तेजी से गिरावट के बाद उसे ये फैसला लेना पड़ा है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस साल देश में पेट्रोल की कीमत में 90% तेजी आ चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 138% बढ़ चुकी है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह खत्म हो चुका है। इससे देश में खाने पीने की चीजों, पेट्रोल डीजल और दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। श्रीलंका आईएमएफ से 3 से 4 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज मांग रहा है।
चीन के कर्ज जाल में फंसकर अब श्रीलंका बर्बादी के कगार पर आ गया है। लंबे समय से पड़ोसी देश में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, जिससे वहां की सरकार भी खतरे में आ गई। लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करने लगे। ऐसे में अब हालात ये हैं कि पेट्रोल के दामों ने आसमान छू लिया है, जिससे श्रीलंका के हालात अब और भी ज्यादा बदतर होते दिखाई पड़ रहे हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।